अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है आप लोगों के इस करिकुलम का लास्ट चैप्टर, जिसको हम कहेंगे हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। इनके कैसे रेगुलेट होते हैं और ये कहाँ कहाँ से इनकी सिंथेसिस होती है, और इन इन हार्मोन्स का आगे कैसे फंक्शन करते हैं हमारे सेल में आके, ये चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं। हार्मोन्स की वजह से क्या होती है कि सेल्स और टिश्यूज में कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, now we will further move to the next slide. Hormones. Hormones are chemical messengers. Hormones chemical messengers हैं जो कि ब्लड में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सेक्रीट होते हैं। और फर्दर तो सबसे पहले हम हार्मोन्स को देखेंगे। व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स क्या होते हैं, इनकी रेगुलेशन किस तरह होती है, कौन कौन से ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रीट करते हैं। Hormones. Hormones are chemical messengers directly secreted into the blood or extracellular fluid. Hormones जो हैं chemical messengers हैं, यानी कि ये मेजरली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ये या तो ब्लड में डायरेक्ट सेक्रीट हो जाते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये सेक्रीट होते हैं। इनके आगे मैं बताऊंगी, इनके ग्लैंड्स होते हैं प्रॉपर जिससे इनकी सेक्रीशन होती है। और ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे जो टारगेट सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। ये देखिए सेक्रीटरी सेल, यहाँ से सेक्रीट होंगे हार्मोन्स। ये हार्मोन इसके अंदर सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर आ गए। ठीक है, उसके बाद ये टारगेट सेल के रिसेप्टर जो प्रेजेंट होगा उसके ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे और अपना काम करेंगे उसके न्यूक्लियस में जाके। ठीक है, what are hormones? Hormones are chemical messengers that are secreted directly into the blood, which carries them to organ and tissues of the body to exert their functions. Hormones जो होते हैं वो chemical messengers होते हैं जो कि directly secreted होते हैं ब्लड में अपने जो ऑर्गन्स हैं उसके थ्रू। जो हार्मोन्स जिससे सेक्रीट होते हैं, ठीक है, उसे डायरेक्ट ब्लड में सेक्रीट हो जाते हैं और उसके बाद ब्लड से वो ऑर्गन्स में और टिश्यूज में और फर्दर सेल्स में चले जाते हैं। उनके रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ hormones that act on different aspects of bodily functions and processes. काफ़ी सारे हार्मोन्स की टाइप्स हैं जो कि उनके डिफरेंट काम होते हैं और उनके डिफरेंट बॉडी में फंक्शंस होते हैं। कुछ के काम क्या हैं? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट और ग्रोथ करना हमारी बॉडी की। सेकंड, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड आइटम्स, हमारा हम जो खाना खाते हैं उनके जो आइटम्स हैं उनकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना। सेक्सुअल फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड हेल्थ। सेक्सुअल फंक्शन में, रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में और हेल्थ में इसका फंक्शन है। कॉग्निटिव फंक्शन एंड मूड, हमारा जो मूड डिपेंडेंसी है, हमारे जो मूड स्प्रिंग्स आते हैं और वो सारा इनके ऊपर है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर को और थर्स्ट को मेंटेन करना कि किस टाइम पे हमें पानी की ज़रूरत है और किस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना हमारे हार्मोन्स का काम है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। एक दफ़ा आप ये ज़रा सारी स्लाइड देखिए। जी, अब आप ये देखिए ज़रा, सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस, पिनल ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड, स्टमक, पेनक्रियास, किडनीज, टेस्टिस, यूट्रस, ओवरियन प्लेसेंटा, एड्रीनल, लीवर, थाइमस। ठीक है, ये सारे इन्होंने बताए हैं कि ये ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो जिनके ये हार्मोन्स होते हैं। TRH, CRH, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन हो गए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, डोपामीन हो गया, सेमिस्टोटिन हो गया, वेसोप्रेसिन हो गया। पिनल ग्लैंड का मेलेटोनाइन हार्मोन है। फिर थायराइड पे आ जाएंगे, इसमें T3, T4 कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन आ जाएगा। फिर स्टमक पे आ जाएंगे गैस्ट्रिन, गैरेलिन, हिस्टामिन, सोमेटोस्टेटिन और न्यूरोपेप्टाइड वाई, ये इसके हार्मोन्स हैं। पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन, ग्लाइकोजन और सोमेटोस्टेटिन जो है वो सिक्रीट करता है। किडनीज जो है कैल्सिट्रियोल, रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन ये सेक्रीट करते हैं। टेस्टिस में फर्दर, यूट्रस में, ओवरीज, प्लेसेंटा में, एड्रीनल में, ये आपने काफ़ी दफ़ा पढ़े होंगे
ये सारे हार्मोन्स हैं, इनको आप लोगों ने एक दफ़ा ओवरव्यू दे देना कि कौन कौन से ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फर्दर हम लोग चलेंगे इसके हार्मोन की डेफिनेशन के बाद, इनके ग्लैंड्स हो गए। ग्लैंड्स आप लोगों ने इसकी एक दफ़ा लोकेशन भी देखनी है और इसका इसकी देखनी है कि फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। ये आप लोगों ने एक दफ़ा नेट से देखना है, ठीक है। ये जैसे आईजीएफ, ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और टीएचपीओ, ये सारे जो हैं ये एक दफ़ा आपने नेट से कवर अप करने हैं कि ये इनकी क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। आपके करिकुलम में ये नहीं है, लेकिन आपके लिए नॉलेज के लिए ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। इसमें दो तरह के फीडबैक है, एक है पॉजिटिव फीडबैक, एक है नेगेटिव फीडबैक। सबसे पहले पॉजिटिव, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, हार्मोन जो होता है ग्लैंड, हार्मोन के पास, ग्लैंड्स के पास एक मैसेज जाता है कि आप अपना हार्मोन सेक्रीट करना शुरू कर दें, ठीक है। सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक को करें कि ग्लैंड है उसके पास एक मैसेज जाता है कि अब हमारे पास आपके हार्मोन की क्वांटिटी काफ़ी हो गई, अब बस आप अब अभी आप ख़त्म करें, अभी आप आगे हमें और हार्मोन्स ना दें, ठीक है। तो वो वहाँ पे उसकी फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वहाँ पे शायद इसकी कोई, ठीक है, वहाँ पे उसके फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू स्टॉप कर देते हैं वहाँ पे हार्मोन, ठीक है। आपको हार्मोन्स का करवाया था, हार्मोन्स की स्ट्रक्चर, हार्मोन की डेफिनेशन, हार्मोन्स के फंक्शन, आपको बताया था कि ऑर्गन कौन कौन से हैं हार्मोन के। फर्दर अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। अगर आप डायग्राम्स की तरफ देखें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। डायग्राम की तरफ देखें तो आप ये देखें, पेनक्रियास जो है ये इंसुलिन को इंसुलिन सेक्रीट करता है। इंसुलिन जो होती है सेल्स को कहती है कि ब्लड शुगर जो है ये एब्जॉर्ब करें। उसके बाद ब्लड शुगर जो है वो ब्लड शुगर जो है ये सेल्स में ब्लड शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ये पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। ये पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन सेक्रिएट करते हैं और इंसुलिन फिर कहती है कि आप ये एरोज देखें जो पैरेट कलर में एरोज है, जो ग्रीन कलर में है, ठीक है। उसमें आप ये देखें जरा कि सेल्स जो है वो इंसुलिन सेक्रिएट करते हैं, सॉरी पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन सेक्रिएट करते हैं। पेनक्रियास की जो सेल्स हैं जिनको पेनक्रियाटिक सेल्स कहते हैं वो इंसुलिन सेक्रिएट करते हैं और इंसुलिन फर्दर हम ब्लड ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करती है। सेल्स को इंसुलिन फर्दर कहती है कि आप ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करें और उसके बाद सेल्स में ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक खास हद तक जब इंक्रीज हो जाए तो फिर उसके बाद ब्लड शुगर जो है वो स्टिमुलस प्रोवाइड करती है पेनक्रियास को कि आप इंसुलिन बनाना बंद कर दें। अब आप पर्पल कलर की जो क्रॉसेस है उन्हें देखें, फिर कोई इंसुलिन नहीं बनती, कोई सेल एब्जॉर्ब नहीं करता शुगर और ना ही ब्लड शुगर रेज होती है, ठीक है। ये इस तरह ये सारा मैकेनिज्म चलता है कि फीडबैक मैकेनिज्म कि जिस तरह ये पेनक्रियास जो है इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं। इंसुलिन जो है ये फर्दर सेल्स को अंदर ब्लड शुगर की एब्जॉर्प्शन करवाता है। जैसे ब्लड शुगर लो हो, इन केस के ब्लड शुगर लो हो, अगर ब्लड शुगर ना लो हो, यानी कि नॉर्मल रेंज में आ जाए, तो ऐसे ही ये फीडबैक देते हैं पेनक्रियास को कि अपनी इंसुलिन बनाना बंद कर दें और ना ही फिर सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे शुगर और ना ही ब्लड शुगर कम होगी या ज्यादा होगी, ठीक है। इस तरह ये मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा। सेकेंड एक एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे ब्रेन में होता है, आपने देखना था। ये ठीक है, ये वाला जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे ब्रेन जो है उधर से आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड पे आके एक्ट करके थायरोक्सिन बनाते हैं ब्लड के, और ये ब्लड के अंदर चला जाता है और ब्लड थायरोक्सिन को मेंटेन करता है। इन केस अगर ब्लड थायरोक्सिन ज्यादा होती है तो ये फिर पिट्यूटरी को जाके ब्लड जो है मैसेज कन्वे करती है कि अपना टीएसएच बनाना बंद कर दें, हमारे पास थायरोक्सिन का लेवल हाई हो चुका है, ठीक है। ये है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक आपको और डायग्राम से मैं समझाना चाह रही हूँ।
हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन में है, ये एक ग्लैंड है, इससे ग्रोथ जो है एंटीरियर पिट्यूटरी जो है हाइपोथैलेमस से हमारा पिट्यूटरी के अंदर ये मैसेज कन्वे करता है कि आपको पता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये साथ साथ होते हैं, ठीक है, ये साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। मेजरली हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। ये पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको GnRH कहते हैं। पिट्यूटरी के पास जाते हैं जिसको कहते हैं कि आप ना FSH और LH ओवरी से स्टिमुलेट करवाएं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ओवरी से स्टिमुलेट करवाएं। और ये फिर ऑस्ट्रेजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूट्रस के पास जाते हैं, ठीक है, और ओवरी जो है ऑस्ट्रेजन प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस के पास जाते हैं और उससे कि ड्यूरिंग डिलीवरी इनकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे इन केस अगर ज्यादा हमें चाहिए ऑस्ट्रोजन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो फिर ये फर्दर पॉजिटिव फीडबैक में जाएगा कि इंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा, फिर FSH और LH सेक्रेट करें फिर ओवरी के पास, और ओवरी ये सेक्रेट करेगा फिर यूट्रस के पास। फिर ज्यादा जरूरत होगी तो फिर हाइपोथैलेमस को भी बताएगा कि और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करें फिर इंटीरियर पिट्यूटरी के पास, ठीक है। फर्दर आपको बताइए, आपने काफी दफा मैकेनिज्म पढ़ा होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स में ज्यादातर एग्जांपल यूज होती है, ठीक है। और फिर यूट्रस की डायलेशन होती है और जिसकी वजह से डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट इनिशिएट होता है, ठीक है। एज सच आफ्टर डिलीवरी क्या होती है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इंटीरियर पिट्यूटरी को भी मैसेज सेंड करते हैं और हाइपोथैलेमस को भी मैसेज सेंड करते हैं कि बस अब अपना जो हार्मोन है ये रिलीज करना बंद कर दें, अब हमारा काम हो गया है, अब आप आगे अपना हार्मोन रिलीज ना करें। इस तरह ये जो हमारी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये इनिशिएट होता है, और जब ये अपना काम कर लेता है तो उसी तरह नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको समझ तो आ गई होगी, हम एक दफा इसको रीड आउट कर लेते हैं। द हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हमारे हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। अ फीडबैक मैकेनिज्म टेंड्स टू एक्सेलरेट और इनहिबिट द हार्मोन मैकेनिज्म। फीडबैक जो है feedback mechanism tends to accelerate or inhibit the hormonal secretion। feedback mechanism बेशक वो पॉजिटिव फीडबैक हो या नेगेटिव फीडबैक हो, इसमें क्या होता है हार्मोनल सेक्रीशन को या तो वो एक्सेलरेट करती है पॉजिटिव फीडबैक में या इनहिबिट करती है नेगेटिव फीडबैक में। दिस लूप इज यूजुअली द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म amongst most of the hormones। ये जो लूप है ये ज्यादातर जो होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म ज्यादा रिएक्ट करता है इसको यानी कि एक मेंटेन करने के लिए हार्मोनल सेक्रीशन को उसके उसके वर्किंग को एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो उससे पहले नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इट occurs when the original effect of the stimulus is reduced by the output। जब हमारे पास आउटपुट ज्यादा हो जाए तो हाँ एक आउटपुट जो है वो अपना मैसेज कन्वे करता है ताकि स्टिमुलस जो है वो कम हो जाए कि हमारे पास अब आउटपुट काफी हो गया, अब स्टिमुलस हमें नहीं चाहिए, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नॉर्मलाइज द थिंग व्हेन दे स्टार्ट बिकमिंग टू एक्सट्रीम। फॉर एग्जांपल द थायराइड ग्लैंड इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आपको मैंने थ्रू डायग्राम ये समझाया है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो बैलेंस करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। जैसे थायराइड हार्मोन जो है ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू अपनी हार्मोन के को मेंटेन करता है बॉडी में, ठीक है, नॉर्मली। The hormones secreted by the hypothalamus stimulate the pituitary gland to release thyroid stimulating hormone। ये सारा यही डायग्राम बता रहे हैं, ये वाला पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड हार्मोन के पास जाके थायरोक्सिन रिलीज करते हैं और उसके बाद ब्लड थायरोक्सिन के अंदर इसके फंक्शन करते हैं, ठीक है। In return, the thyroid stimulating hormone triggers the thyroid gland to release its hormone।
When the thyroid level increases, the hormones stop the secretion of TR thyroid. When the thyroid level increases, जब thyroid का level increase हो जाता है हमारे blood में, तो hormones stop secretion करते हैं, थायराइड रेगुलेटरी हार्मोन की स्टॉप कर देते हैं secretion, जिसकी वजह से वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से स्टॉप हो जाता है और secretion जो है TSH से TSH जो है सेक्रीशन जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो सेक्रीशन है वो कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ये इस फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू आपको ये डायग्राम का ही सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, द सेक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड इज इनहिबिटेड विदाउट द स्टिमुलस ऑफ टीएसएच। सेक्रीशन जो है हार्मोन की थायराइड ग्लैंड की तरफ से वो कम हो जाती है टीएसएच की स्टिमुलेशन के बगैर। The thyroid hormone levels fall very slow. Thyroid stimulation हार्मोन जो है ये एकदम से बहुत उसका लेवल जो है ये कम हो जाता है। The insulin secretion by the pancreas is also controlled by the negative feedback mechanism. इंसुलिन जो पेनक्रियास की से सेक्रीट होती है ये भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होती है। ये आपको डायग्राम ये दोनों अगर आप इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है तो ये अगर आपने इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है तो ये सारा लिखा हुआ है नेगेटिव फीडबैक में। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक के बाद अगर हम आते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, इट अकर्स व्हेन द ओरिजिन इफेक्ट ऑफ द स्टिमुलस इज एनहांस्ड बाय द आउटपुट। इसमें क्या होता है, हमारा जो आउटपुट है वो इनहेंस कर देता है स्टिमुलस के, और हाँ, और हमें और चाहिए आउटपुट जो है ये इनहेंस कर देता है उस स्टिमुलस को कि हमें ज्यादा इस चीज की जरूरत है, ज्यादा हार्मोन्स की जरूरत है अभी यहाँ पे, और हमारा काम बाकी है, तो वो हार्मोन्स और सिक्रीट होता रहता है। दी कंडीशन बिकम एक्सट्रीम इन दिस मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे मिल्क secreted by the mother's mammary gland is one of the example positive feedback mechanism. While suckling, the nerve sends signals from the nipples to the stimulate the pituitary gland to secrete prolactin. In return, prolactin triggers the mammary gland to secrete milk. As the baby sucks more milk, more prolactin is released and more milk is produced. ठीक है, ये बहुत इजी है, ये एक दो पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। ठीक है, फर्दर हम लोग चलेंगे। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक की मैकेनिज्म के एक एग्जांपल जो मैंने बताया है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से इंटीरियर पिट्यूटरी पे ओवरी से फिर यूट्रस से। ठीक है, इन केस हमारे पास ऑस्ट्रेजन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा चाहिए तो हम इंटीरियर पिट्यूटरी को भी स्टिमुलस कन्वे करेंगे और हाइपोथैलेमस को भी। ये फिर फर्दर ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसकी स्टिमुलेशन करेगा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रेजन और प्रोजेस्टेरॉन, इस सर्कल को देखें तो ज्यादा ऑस्ट्रेजन और प्रोजेस्टेरॉन होता रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से यूट्रस की कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, इन टर्म्स अगर हमें हमारा ये डिलीवरी का प्रोसेस होता है जो आफ्टर डिलीवरी ये इनहिबिशन होती है, जिसमें हम इंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का मैसेज कन्वे करते हैं कि बस करें अब फर्दर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच और फिर ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है ये आउटपुट है, और ये स्टिमुलस कन्वे करते हैं कि बस करें अब हमें नहीं चाहिए, और ये जो हार्मोन है रिलीज करना बंद करें। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की क्लासिफिकेशंस किस तरह होती है, एक तो अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्शन। एक तो उसकी अपनी नेचर की वो किस चीज से बना हुआ है, तो उसकी ओरिजिन किस ग्लैंड से हो रही है, और उसका एक्शन जो है वो किस तरह का है। ये तीन तरह की क्लासिफिकेशन है हार्मोन्स की। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, जिसमें स्टीरॉयड हार्मोन, एमाइन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन्स, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स और आइकोसाइनॉइड्स जो थे वो हार्मोन्स जो हैं वो यूज होते हैं, यूज क्या वो होते हैं। ठीक है,
सबसे पहले स्टेरॉइड हार्मोन में जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, आपको पता है ये तीनों हार्मोन जो हैं वो हमारे सेक्स रिलेटेड और हमारी डिलीवरी और इस चीज में होते हैं, ठीक है। एमाइन हार्मोन T3, T4, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ये हमारे ग्रोथ फैक्टर्स में आते हैं। पेप्टाइड हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में आते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लाइकोजन ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या हम फीमेल के अंदर यूट्रस में अपना रोल प्ले करते हैं। आइकोसाइनॉइड्स हार्मोन ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाएंगे, ये आपको आइडिया होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। अब ये मैंने एक समरी सी आपको बताई हुई है जिसमें कुछ आपके हार्मोन्स आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ उनके फंक्शंस आ रहे हैं, सबको ये मैथ की तरह सबको एक में कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी को, सबसे पहले जो मेन ऑर्गन है जो कि मास्टर ग्लैंड हमारी बॉडी का, वो पे है हाइपोथैलेमस। उसके बाद आप कहते हैं कि ये मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये इसको ऑर्डर देता है कि आप थायरोट्रोफिन, ACTH, सोमेटोट्रोफिन, LH, FSH, प्रोलैक्टिन ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। ये एक दफा आप देखो, थायरोट्रोफिन, ACTH, सोमेटोट्रोफिन, LH, FSH और प्रोलैक्टिन ये वाले हार्मोन्स, ये इसको कहते हैं कि आप रिलीज कर लें, ठीक है। थायरोट्रोफिन जो है फर्दर थायराइड के पास आ जाता है। ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है ACTH एड्रीनल कॉन्डे एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास आ जाता है, ठीक है। ये हमारे किडनीज का होता है। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है ये पेनक्रियाज के पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है वो हमारी, और FSH जो है वो हमारी ओवरीज के पास आ जाती हैं। और FSH है ये अपना टेस्टिस में भी रोल प्ले करता है, और ये प्रोलैक्टिन में भी प्रोलैक्टिन हार्मोन भी सेक्रीट करता है। डायरेक्ट फर्दर हाइपोथैलेमस जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं ना, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक एस्टीरियर पिट्यूटरी, ये वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब फर्दर थायराइट्रोफिन ये थायराइड के पास जाके T3 जो कि मसल लीवर में अपना रोल प्ले करते हैं। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाके कॉर्टिकोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन जो है वो टिश्यूज में अपना रोल प्ले करते हैं। इंसुलिन, ग्लाइकोजन, मेटोस्टेटिन जो है वो लिवर और मसल्स में अपना रोल प्ले करते हैं। ओवरीज में एस्ट्राडियोल और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल ये दोनों अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में रोल प्ले करते हैं। प्रोलैक्टिन आपको पता है मेमरी ग्लैंड्स में करते हैं। एड्रीनल मेडल्ला जो है ये एपिनेफ्रिन में करते हैं। ये सारा एक ओवरऑल है जो कि हाइपोथैलेमस से हमारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं, और उसको फर्दर वो ट्रिगर किन किन हार्मोन्स को करेंगे उनकी एक, उनका एक मैप है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्शन, एक्शन का नेचर किस तरह है, जिस तरह कुछ जनरल हार्मोन्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं, कुछ लोकल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। जनरल हार्मोन्स जो होते हैं वो तमाम बॉडी के तमाम टिश्यूज को इफेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक हार्मोन्स जो होते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स के स्पेसिफिक टिश्यूज को जाके इफेक्ट करते हैं। लोकल हार्मोन्स होते हैं वो उनके सिर्फ अपनी प्रोडक्शन जहाँ से हो रही है उन्हीं को ही इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जनरल हार्मोन्स में कौन सा, ग्रोथ हार्मोन इन्फ्लुएंस नियरली ऑल द बॉडी टिश्यूज, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन जो है ये हमारे तमाम बॉडी के टिश्यूज को इफेक्ट करते हैं। और इसी तरह थायराइड और इंसुलिन हार्मोन भी हमारे तमाम बॉडी के टिश्यूज को इफेक्ट करते हैं। और ये थायराइड हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं जिसको हम जनरल हार्मोन कहते हैं। स्पेसिफिक हार्मोन जो है ये हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एंड्रोजन्स। लोकल हार्मोन है जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, ये जहाँ पे प्रोडक्ट हो रहे हैं वहां पे ही अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इन तीनों को नेचर ऑफ एक्शन में ये तीनों आएंगे कि इनके किस किस तरह की नेचर ऑफ एक्शंस हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासेस ऑफ हार्मोन,
अब केमिकल क्लासेस हार्मोन की हैं, तो उसकी अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, कुछ हार्मोन स्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ नॉन स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड्स तो आपको पता है क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉइड में प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, टायरोसिन डिराइव्ड होते हैं, आइकोसाइनाइड्स होते हैं और विटामिन होते हैं। अगर आप इस मैप को देख लें तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इसकी क्लासिफिकेशन में, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स में, आप हार्मोन्स को देखें तो ये स्टेरॉइड होते हैं, ठीक है, और कुछ पेप्टाइड होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ मिसेलेनियस होते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स में एड्रीनल, कॉर्टिकल हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स, फर्दर सेक्स हार्मोन्स में फीमेल सेक्स हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और मेल में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। स्टेरॉइड्स ये वाले हार्मोन्स हो जाएंगे, एड्रीनल और सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। एड्रीनल आपको पता है किडनी के हार्मोन्स को कहते हैं, जिसमें कॉर्टिकल हार्मोन्स कहते हैं, जिसको कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं, ठीक है। और सेक्स हार्मोन्स आपको फर्दर आइडिया है। अच्छा, इसमें हम आ जाएंगे पेप्टाइड हार्मोन्स, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स या मिसेलेनियस। पेप्टाइड हार्मोन्स में जैसे इंसुलिन और ग्लाइकोजन हो गई, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में जैसे थायरोइडियल हार्मोन्स हो गए, और मिसेलेनियस जो जिनकी डिफरेंट नेचर होती है जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइन्स हो गए, ठीक है। ये एक मैप है, अगर आप लोगों ने इसको रीड करना है, स्टेरॉइड और नॉन स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड है, नॉन स्टेरॉइड है, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन्स को जरा हम रीड कर लेंगे। आज स्टेरॉइड हार्मोन्स आर डेरिवेटिव्स फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं ये डिराइव होते हैं कोलेस्ट्रॉल से, और ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं और साइड चेन इसके साथ अटैच होती है, ठीक है। आज स्टेरॉइड हार्मोन्स आर लिपिड सोल्यूबल। सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं वो लिपिड सोल्यूबल है, हमको पता है, ये आपने पीछे स्टेरॉइड्स के चैप्टर में भी पढ़ा था लिपिड सोल्यूबल का। अब नॉन स्टेरॉइड में हम पढ़ लेंगे, नॉन स्टेरॉइड है वो प्रोटीन्स हैं और पॉलीपेप्टाइड्स हैं, टायरोसिन डिराइव्ड हैं, कार्बोसेनोइड्स हैं और विटामिन हैं, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट डिफ्यूज हो जाते हैं, एंडोक्राइन ऑर्गन से ज्यादातर रिलीज होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से होते हैं, जैसे कि ओवरीज के हैं, टेस्टिस के हैं, प्लेसेंटा के हैं, ठीक है। ये आपके सारे सेक्स हार्मोन्स और एड्रिनल हार्मोन्स। आप इस मैप को देखिए, अब ये सिर्फ यही याद कर लें, ये स्टेरॉइड्स हैं, ये नॉन स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स में एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स हो जाएंगे, और सेक्स हार्मोन्स और नॉन स्टेरॉइड में पेप्टाइड हार्मोन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स और मिसेलेनियस प्रोटीन, ठीक है। ये आप मैप एक दफा रिवाइज कर लें, इसमें सारा कुछ आ जाता है जो आपको इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स में रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। The mechanism of action of steroid hormone is to modulate gene expression in target cells by selectively affecting the transcription from a battery of the genes. The concentration of the respective proteins are altered, which clearly can change the phenotype of the cell. अब देखिए, ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ये एक सेल बनाया हुआ है, सेल के साइटोप्लाज्म में आती है, फर्दर न्यूक्लियस बताए, न्यूक्लियस के अंदर आती है, इसके अंदर हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स होता है, स्टेरॉइड आके इसके साथ अटैच हो जाती है। उसके बाद रिसेप्टर प्रोटीन, ये रिसेप्टर जो होती है इसकी केमिकल नेचर प्रोटीन होती है, फिर हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। इस तरह फिर ये डीएनए के साथ सबसे पहले ये जीन को एक्सप्रेस करता है टारगेट सेल्स में, ठीक है। क्या होता है, ये डीएनए के साथ ये करके तो मैसेंजर आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए हमारे न्यूक्लियस से निकल के राइबोसोम्स के साथ प्रोटीन्स बनाती है, ठीक है। ये सारा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। या आपको पता है, मैंने पीछे पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में, ट्रांसक्रिप्शन बनाता है और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होती है, मैसेंजर आरएनए बाहर निकल के अपनी राइबोसोम्स के साथ अटैच होके प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन्स, आपको पहले मैंने ये समझा दिया स्टेरॉइड हार्मोन्स, एक दफा दोबारा इनकी केमिकल नेचर्स कुछ बता रही हूँ।
Steroids hormones are chemical messengers that transport signal from one cell to another. Steroid hormones जो chemical messengers हैं जो कि signals को transport करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में. ये जो आपकी सारी स्लाइड्स हैं ये अकॉर्डिंग टू करिकुलम बनी हुई है, ठीक है. अगर आपको कुछ समझ ना आए कि दोबारा मैडम ने स्टेरॉइड हार्मोन का जिक्र क्यों किया तो प्लीज आप अपना करिकुलम एक दफा देख लीजिएगा. Are not packaged but synthesized and immediately released. इसकी पैकेजिंग तो नहीं होती लेकिन सिंथेसाइज होता है और इमीडिएटली ये रिलीज हो जाता है. और ऑल डेरिवेटिव्स फ्रॉम द सेम पेरेंट कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल. आपको पता है पीछे बताया स्लाइड में कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है ये, ठीक है. एंजाइम which produces steroid hormone from cholesterol located in mitochondria and smooth ER. एंजाइम जो कि प्रोड्यूस होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन से, एंजाइम जो कि स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं कोलेस्ट्रॉल से, ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पड़े होते हैं, ठीक है, पहले से पड़े होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड हार्मोन को डिराइव करवाते हैं. Steroids are lipid soluble and thus are freely permeable to membranes or not stored in cells. स्टेरॉइड्स जो होते हैं लिपिड सोल्यूबल होते हैं और ये फ्रीली मेम्ब्रेन के इन एंड आउट हो सकते हैं और ये सेल्स में स्टोर नहीं होते. Steroid hormone play important role in carbohydrate regulation, glucocorticoid, mineral balance, mineralocorticoid और reproductive function gonadal steroids. स्टेरॉइड हार्मोन्स जो इंपॉर्टेंट रोल किस किस में प्ले करते हैं? कार्बोहाइड्रेट रेगुलेशन में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में, एक मिनरल बैलेंस में जिसमें मिनरल्स आपको पता है हमारी बॉडी में बैलेंस करना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और रिप्रोडक्टिव फंक्शन में जो गोनेडल स्टेरॉइड्स कहते हैं जिसको. स्टेरॉइड आल्सो प्ले रोल इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस. स्टेरॉइड्स जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस में भी अपना रोल प्ले करते हैं जैसे कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो गया, बोन मेटाबॉलिज्म हो गया, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस हो गया, बिहेवियर हो गया, कॉग्निशन हो गया और मूड. इसमें सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं. स्टेरॉइड हार्मोन की फर्दर हम देखें तो फर्दर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो स्टेरॉइड हार्मोन्स आर लाइपोफिलिक यानी कि फैट लाइपोफिलिक यानी कि फैट लविंग होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, मीनिंग दे कैन freely diffuse across the plasma membrane of the cell. ये फ्रीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन एंड आउट अक्रॉस मूव कर सकते हैं. They bind to the receptor in either the cytoplasm or the nucleus of the target cell to form an active receptor hormone complex. आपको मैंने बताया पिछले डायग्राम में कि ये बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ, या तो साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर होगा या न्यूक्लियस के अंदर, और उसके साथ हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है. जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है ना कि हार्मोन के साथ अटैच हो जाता है, रिसेप्टर के साथ हार्मोन अटैच हो जाता है, उसके बाद एक्टिवेटिंग जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स वो मूव करता है हमारे न्यूक्लियस में ही होता है और ये बाइंड करता है डीएनए से डायरेक्टली, ठीक है. और ये एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिएक्ट करता है जीन एक्सप्रेशन के लिए. जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ, ये कम्प्लेक्स बना है और यहाँ पे डीएनए के साथ ये बाइंड कर लेगा, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होगी और फिर मैसेंजर आरएनए बनेगा और फिर यहाँ से राइबोसोम्स के आके प्रोटीन्स इसकी बनेंगी, ठीक है. एग्जांपल्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन include those produced by the gonads: estrogen, progesterone, testosterone. स्टेरॉइड हार्मोन्स के एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन. नेक्स्ट आ जाता है पेप्टाइड हार्मोन्स. पहले हमने स्टेरॉइड हार्मोन्स को डिस्कस किया, ये वाले स्टेरॉइड हार्मोन्स और इसकी मैकेनिज्म को. अब हम पेप्टाइड हार्मोन, फिर हम एमाइनो और मेसेलेनियस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. अब आ जाते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स पे. पेप्टाइड हार्मोन्स आर द क्लास ऑफ द प्रोटीन्स व्हिच आर बाउंडेड बाय द रिसेप्टर प्रोटीन्स एंड इनेबल्स और डिसेबल अ बायोलॉजिकल पाथवे. पेप्टाइड हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन्स की क्लास हैं जो कि रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ, और जो कि इनेबल करती हैं, डिसेबल किसी बायोलॉजिकल पाथवे को रोकती हैं या जाने देती हैं, ठीक है. Hormones in general are biological molecules used in multicellular organisms to direct and coordinate development, growth and reproduction. आपको पढ़ा चुकी हूँ ये पीछे.
The word peptide refers to the peptide bond between amino acids. पेप्टाइड जो है वर्ड, उसमें क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं अमीनो एसिड्स के दरमियान. अ पेप्टाइड हार्मोन देयरफॉर इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. पेप्टाइड हार्मोन जो है ये अमीनो एसिड्स की एक ऐसी चेन है विच सर्व्स द फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन मॉलिक्यूल, जो कि फंक्शन परफॉर्म करता है बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन मॉलिक्यूल का. अब ये देखें पेप्टाइड हार्मोन का हमारी बॉडी में मैकेनिज्म क्या है. सबसे पहले बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स फर्स्ट मैसेंजर टू इट्स रिसेप्टर. ब्लड कैपिलरीज पे हमारे बाइंडिंग हुई है हार्मोन्स की इसके रिसेप्टर के साथ. ठीक है, वाटर सोलेबल हार्मोन है और रिसेप्टर ये है. इसके बाद एनर्जी जनरेट होगी और सेकंड मैसेंजर एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेटेड एंजाइम्स में चेंज होंगे और ये जो CMP एक्टिवेट्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर टू एक्टिवेट सर्टेन अदर एंजाइम्स. ठीक है, आपको पता है मैंने आपको बताया था पीछे CMP जो है ये एक्सेप्ट करता है इसका काम क्या होता है, ये एक्टिवेट करता है ये, यानी कि एक सेकेंड मैसेंजर की तरह सर्व करता है दूसरे एंजाइम्स को रिएक्ट करने के लिए. ठीक है, CMP जो है वो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. ठीक है, ये क्या करता है सेकेंड मैसेंजर की तरह रिएक्ट करता है. ये ATP का ही डेरिवेटिव होता है. ये इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के लिए वर्क करता है. ठीक है, काफी ऑर्गेनिजम्स के अंदर CMP जो है ये सेकेंड मैसेंजर की तरह वर्क करता है ताकि दूसरे एंजाइम्स को इनिशिएट कर सके. ठीक है, उसके बाद फर्दर क्या होता है, एक्टिवेटेड एंजाइम जो हैं ये कैटालाइज करते हैं रिएक्शन जो कि फिजियोलॉजिकल रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं. ये पेप्टाइड हार्मोन्स के एग्जांपल हैं. पेप्टाइड हार्मोन्स किस में कौन कौन से आ जाते हैं, इंसुलिन और ग्लाइकोजन. ठीक है, जो कि जर्नल हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं, जो कि सारे टिश्यूज के लिए एक जैसे होते हैं. क्या होता है, ब्लड से हार्मोन आया है. ठीक है, कैपिलरी बनी हुई है, ब्लड से हार्मोन आया, ये बाइंड किया अपने रिसेप्टर के साथ, अंदर एंटर हुआ है. ठीक है, यहाँ पे ATP जो है वो रिलीज हुई है. ATP यानी कि ATP का मॉलिक्यूल जो है वो यूज हुआ है. ठीक है, और CMP जो है ये इनएक्टिवेट एक्टिवेट हो जाता है. सबसे पहले एक्टिवेट होके क्या करते हैं, एंजाइम को एक्टिवेटेड एंजाइम्स में चेंज कर देते हैं. फर्दर एक्टिवेटेड एंजाइम जो है ये फिजियोलॉजिकल रिस्पांस देते हैं और उसके बाद CMP जो है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ये इनएक्टिवेटेड हो जाता है. ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स थे. जो स्टेरॉइड हार्मोन्स थे वो वाटर इनसोल्यूबल हार्मोन्स थे और जो पेप्टाइड हार्मोन है ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन है. ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी बाइंड स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द लिमिटेड नंबर ऑफ सेल टाइप्स स्टेरियोजेनिक सेल्स. ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन्स जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होकर बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को लिमिटेड सेल टाइप्स के ऊपर, जिसको हम स्टेरियोजेनिक सेल्स भी कहेंगे. सिग्नल्स रिजल्टिंग फ्रॉम दिस बाइंडिंग आर एम्पलीफाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स. सिग्नल्स जो हैं ये इस बाइंडिंग की वजह से एम्पलीफाई हो जाते हैं और इससे स्टेरॉइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है, लीडिंग टू द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स इन ऑल सेल्स. और फर्दर इसमें जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होती है सारे सेल्स के अंदर. ठीक है, इनिशिएट जो पेप्टाइड हार्मोन है वो भी इसी का ही फर्दर मैकेनिज्म है. ठीक है, अब कार्डियक हार्मोन्स में ANP और BNP. ANP और BNP मेनली कार्डियक हार्मोन्स हैं जो कि हार्ट रिलीज करता है, कार्डियक हार्मोन्स की तरह रिलीज होते हैं. ANP एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन के आर्ट्रिया जो है हार्ट का वहां से रिलीज होता है. ठीक है, इसके 3 मॉलिक्यूल फॉर्म्स हैं, अल्फा ANP, बीटा ANP और प्रो ANP और गैमा ANP. ठीक है, प्रो ANP और बीटा ANP जो है ये माइनर फॉर्म्स है, लेकिन हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर ये इंक्रीज कर जाते हैं. ठीक है, अब ये देखें ANP और BNP. सबसे पहले आपको पता होगा LV सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, वेल्वुलर डिस्फंक्शन और RV डिस्फंक्शन. ठीक है, ये डायग्नोसिस और यानी कि ANP और BNP अगर रेट इंक्रीज हो, वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम ज्यादा हो, प्रेशर ज्यादा हो,
तो बीएनपी इसमें कन्वर्ट हो जाती है और इसकी वजह से ये इसको मुनासिब करते हैं, ठीक है, इसके हार्ट के जो पंपिंग है उसको मुनासिब करते हैं, ठीक है। एक दफा आप ये डायग्राम देखिए जरा। एएनपी और बीएनपी की, ठीक है। एएनपी क्या कहेंगे? एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड एएनपी हार्मोन, ठीक है। ये हमारा जो आर्ट्रिया है उससे एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। और फर्दर बीएनपी की साइड पे आ जाएंगे तो ये आ जाएगा वेट्रिकुलर न्यूरोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम कहेंगे, ठीक है। ठीक है, जो बीएनपी है ये ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है, ये कार्डियक फंक्शन को कंट्रोल करती है। ये हमारे बॉडी के अंदर ये हार्ट फेलियर को डायग्नोस करने के लिए भी यूज होता है और डिस्टोलिक डिसफंक्शन को भी देखने के लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट में इसका ये यूज होता है, ठीक है। जब इसका लेवल जो है वो अप हो जा ज्यादा हो जाता है तो हार्ट फेलियर डेवलप होता है, या हमारा जो हार्ट हम हमारा जो हार्ट फेलियर जो है वो यानी कि हो जाता है अगर इससे बीएनपी का लेवल जो है वो अप हो, ठीक है। और अगर बीएनपी के लेवल जो है वो डाउन डाउन हो तो स्टेबल हो जाता है, फेलियर जो है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल हार्ट फंक्शन के लिए दोनों का नॉर्मलाइज होना जरूरी होता है, ठीक है। अब आप ये आगे पढ़िएगा कि एएनपी किसमें अगर वॉल्यूम ज्यादा हो, प्रेशर ज्यादा हो, अगर बहुत ज्यादा हो तो बीएनपी हाई इंक्रीज कर जाता है, और बीएनपी मुनासिब हो तो ये इसको स्टेबल कर देता है, हार्ट रेट को स्टेबल कर देता है। इस तरह ये आपस में कोऑर्डिनेट करके हार्ट के रेट को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अब एएनपी डायलेट द डिफरेंट आर्ट्रियोल लीडिंग टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड फिल्ट्रेशन। एएनपी जो है ये डायलेट करते हैं आर्ट्रियोल्स के हमारा आर्ट्रियोल्स को डायलेट कर देते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसका फ्लो ज्यादा हो, उसकी फिल्ट्रेशन ज्यादा हो, डायूरेसिस हो, ठीक है। ये देखिए आर्ट्रियोल्स को ये इसको डायलेट कर देते हैं, ठीक है। ANP suppresses the absorption of sodium in collecting duct and other segments of the nephron. ANP जो है वो नेफ्रॉन के अंदर हमारा, आपको पता है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना है ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल। आपको पता होगा कि आपने नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर जो पढ़ा है उसका ये बताया हुआ है कि एनपी जो है इसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉरी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी करते हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। और दूसरे नेफ्रॉन के पार्ट्स के अंदर जिसको नेट्रोयूरेसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये एफरेंट जो है जिससे ब्लड एंटर होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल जिससे ब्लड एग्जिट होता है, ठीक है। और ये इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ वाटर एंड सोडियम, इससे वाटर और सोडियम की सेक्रीशन ज्यादा होगी। जब वाटर और सोडियम की सेक्रीशन ज्यादा होगी तो हमारा ब्लड जो रेट है वो जो हमारा हार्ट रेट है वो नॉर्मलाइज होगा। अगर आप देखेंगे हम डायूरेटिक्स देखते हैं, जैसे कि हम देते हैं कॉनकोर हो गया, मॉड्यूरेटिक हो गया, जो जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो, ये वही सारा मैकेनिज्म है। एएनपी जो है इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और बीएनपी जो है ये उसको सारा स्टिमुलेट करता है, दोनों मिलके हार्ट रेट को चेक करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में जरा डिफरेंस आप देखिए एएनपी और बीएनपी में। एएनपी इज कार्डियक पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेटेड मेनली बाय द आर्ट्रिया। एएनपी जो है ये आर्ट्रिया से सेक्रेट होता है, कार्डियक पेप्टाइड हार्मोन है। बीएनपी इज कार्डियक पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेटेड मेनली बाय वेंट्रिकल्स। बीएनपी जो है कार्डियक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि वेंट्रिकल से सेक्रेट होती है। ये साइट ऑफ सेक्रेशन जो है इसका आर्ट्रिया और बीएनपी का वेंट्रिकल्स। साइज कंपोज ऑफ 28 अमीनो एसिड सीक्वेंस। इसमें 28 अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है एएनपी में, और बीएनपी में 32 अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। आइडेंटिफिकेशन। द फर्स्ट नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड टू बी आइडेंटिफाइड। पहला नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जिस जो हमने आइडेंटिफाई किया।
एएनपी की आइडेंटिफिकेशन के बाद बीएनपी जो है वो आइडेंटिफाई हुआ। वेट जो है वो 308778 डाल्टन है और ये इसका 3462 डाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे स्लाइड में पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड जो है ये स्मॉल बॉडी है, अटैच होती है जो हमारे थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन के साथ एक अटैच होती है, उसको हम पीनल ग्लैंड कहेंगे। इसमें नर्व्स वो वाली होती हैं जो कि हाइपोथैलेमस के साथ हमारे ब्रेन को कनेक्ट करती है, हमारी बॉडी को कनेक्ट करती है, इसमें वो वाली नर्व्स गुजरी होती है। ये 10 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, रेडिश होता है और इसमें इसके इर्द गिर्द कैप्सूल एक होता है। ये बिकम अ ट्रॉफी आफ्टर प्यूबर्टी एंड कैल्सिफाइड लेटर इन लाइफ। ठीक है, सबसे हमारी प्यूबर्टी के बाद ये हमारी प्यूबर्टी में इसका बहुत रोल होता है। ठीक है, और ये प्यूबर्टी के बाद ये हमारी लेटर लाइफ में यानी कि कैल्सिफाइड हो जाता है। एट्रोफी होता है सुकड़ जाना, अपने साइज में रिड्यूस हो जाना। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद रिड्यूस होता है साइज में क्योंकि इसके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं, और ये मैं आपको बताती हूँ कि आगे कौन कौन से हार्मोन्स आ जाते हैं। पीनल ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उन उनमें सबसे पहले हार्मोन आता है मेलेटोनिन। ये एक ही हार्मोन है जो कि पीनल ग्लैंड जो है वो इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये फंक्शन ऑफ मेलेटोनिन। पीनल ग्लैंड जो हम सबसे पहले फंक्शन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग सर्काडियन रिदम। आपको पता है सर्काडियन जो है हार्ट का रिदम जो है उसको कोऑर्डिनेट करता है। ऐसा टाइमिंग सिग्नल टू कोऑर्डिनेट इवेंट द लाइटर डार्क सर्कल इन द एनवायरनमेंट। हमारे जो एनवायरनमेंट में लाइट डार्क सर्कल्स होते हैं उसको उसके इवेंट को और उसके सिग्नल जो है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, इट इंक्रीजेस सेक्रेशन ऑफ जीएनआरएच एंड सेक्स हार्मोन्स। जीएनआरएच और सेक्स हार्मोन्स जो है उनकी सिग्नल्स को इंक्रीज करता है। ठीक है, हमारे जो इसमें साइकिल्स आ जाते हैं, मेलेटोनाइन जो है इसमें साइकिल्स आ जाते हैं जिसमें हमारी इन्वायरमेंटल साइकिल्स भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में सेक्रीशन करते हैं जीएनआरएच की, आपको मैंने पीछे बताया है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन जो है वो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको भी हम कहते हैं। ठीक है, वो वाले हार्मोन्स जो हैं और सेक्स हार्मोन्स की रेगुलेशन करता है। ठीक है, हमारा ज्यादातर आप याद रखेंगे इसका मेन फंक्शन जो है वो हमारे जो साइकिल्स हैं उसको मेंटेन करता है। ठीक है, और हमारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं जिसको गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और सेक्स हार्मोन्स जो हैं उसको भी इनिशिएट करेगा। ठीक है, जीएन जो है ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, जीएन जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। जीआरएच जो है ये ग्रोथ रिलीजिंग फैक्टर्स और ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स हैं। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस से, जहाँ पे जीएन है ये है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, उसमें हमारे सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है, अब साइकिल किस तरह कौन कौन से साइकिल्स होते हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन से साइकिल कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे कि लाइट डार्क साइकिल हो गया, स्लीप अवेकिंग साइकिल हो गया। ठीक है, जैसे सिकार्डियन जो रिदम है, सिकार्डियन रिदम अम, हमारा जो उठने का सोने का हम 24 आवर्स के बाद जो एक साइकिल चेंज होता है उन चीजों को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इनहिबिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ को और सेक्स हार्मोन्स को भी इनहिबिट करते हैं। ठीक है, कि प्यूबर्टी से पहले सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो और जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो एकदम से उसको किस किस तरह स्टिमुलेट करना है किस किस टाइम पे वो उसके इनहिबिटरी भी करता है। सबसे पहले अपने मेलेटोनिन जो है कहाँ से रिलीज होता है आपने ये याद रखना है।
पीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। ये पीनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? हमारा थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसके रूफ के साथ प्रेजेंट होता है। इसके अंदर से वो नर्व्स जारी होती हैं जो कि हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। ये 10 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, रेडिश होता है, और ये कैप्सूल्स के सराउंडेड होता है। और एट्रोफी यानी कि वो अपना साइज जो है वो डिक्रीज कर देता है प्यूबर्टी के बाद, और लेटर ऑन कैल्सिफाइड यानी कि कैल्शियम डिपोजिशन हो जाती है, हार्ड हो जाता है। सेक्रीट हार्मोन्स मेलेटोनिन, इसके ये जो हार्मोन एक सेक्रीट करता है जिसको हम मेलेटोनिन कहते हैं। मेलेटोनिन का क्या काम होता है? सबसे पहले सर्काडियन रिदम जो कि हमारे साइकिल को कंट्रोल करता है, हमारे स्लीप वेक साइकिल को, 24 आवर्स का जो साइकिल होता है उसको देखता है। हमारे लाइट डार्क साइकिल्स जो होते हैं हमारे दिन और रात के जो है इन्वायरमेंट के अंदर, उसको देखता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसको increase secretion of gonadotropin releasing hormone and sex hormones, gonadotropin releasing hormone और sex hormones की secretion increase करता है। और वहाँ प्यूबर्टी से पहले सेक्स ऑर्गन्स को और ग्रोथ को ज्यादा होने से बचाता है, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर है। इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन आ जाएंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स में 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है, एक गैस्ट्रिन फैमिली, एक सेक्रेटिंग फैमिली, एक अदर्स में आ जाता है। गैस्ट्रिन फैमिली में गैस्ट्रिनोकोलिसिस्टोकिन आ जाएगा, सीसीके। सेक्रेटिन फैमिली में सेक्रेटिन, ग्लूकोजन, ग्लाइसेंटिन, वीआईपी और जीआईपी आ जाएंगे। अच्छा, अदर्स में पेप्टाइड, ग्रेनलिन, मोटिलिन, सोमेटोस्टेटिन, न्यूरोस्टेंसिन, सब्सटेंस बी, जीआरपी, बोमेसिन और ग्लाइकोजन और ग्वालिंडिन, ठीक है। ये वाले आ जाएंगे। इसमें से आप कम से कम दो दो या तीन तीन हार्मोन जरूर याद कीजिएगा, ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले गैस्ट्रिन को हम लेते हैं, ठीक है। पहले हार्मोन की पहली गैस्ट्रिन फैमिली की पहला हार्मोन, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन की क्लासिफिकेशन के गैस्ट्रिन फैमिली का पहला हार्मोन जिसको हम गैस्ट्रिन कहेंगे। गैस्ट्रिन जो है वो स्टिमुलेट करता है एक्सोक्राइन पेंक्रियास सेक्रीशन। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन आपको आइडिया है ना, वो उसी की एक्सोक्राइन पेंक्रियास सेक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन सिक्रीशन को, स्टिमुलेट करता है मास मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को, colonic contraction that initiate gastrocolic reflex, defecation after meal। आपको पता है यानी कि passage of feces को, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन को जो कि हमारे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। स्टिमुलेट हिस्टामिन सेक्रीशन फ्रॉम ईसीएल सेल्स। हिस्टामिन की सेक्रीशंस किससे? हमारे जो ईसीएल सेल्स है उससे, ठीक है। अब फर्दर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले गैस्ट्रिन हो गया। गैस्ट्रिन के क्या क्या होती है कि हमारे इसका काम होता है एक्सोक्राइन पेनक्रियास की सेक्रीशन, इंसुलिन की सेक्रीशन, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे एसिड रिफ्लेक्सेस क्रिएट करना कि फूड का जो है वो मूव कर सके और पास हो सके, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से ये। और उसके बाद हिस्टामिन की सेक्रीशन करना ईसीएल सेल से। ईसीएल जो है वो एंटेरोक्रोमेफिन सेल लाइक सेल्स होते हैं, और ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल होते हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, उससे इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरो एंडोक्राइन सेल जो होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। और इसको हम कहते हैं एंटीरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स या ईसीएल सेल्स, ठीक है। और ये सेक्रीशन करते हैं, ये किस चीज की स्टिमुलेट करते हैं? हिस्टामिन की सेक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। कोलिसिस्टोकिन, कोली बाइल सिस्टोसैक किनिन मूव, सो मूव द बाइल सैक। इसके सोर्स क्या होते हैं? ये ग्लैंडुलर म्यूकोसा सेल्स ऑफ ड्यूटेनम एंड जीजुनम। आपको पता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको कुछ को ड्यूटेनम कहते हैं, कुछ को ज्यूजेनम कहते हैं, ठीक है। उसके सोर्सेज, उसके जो एक सेल है उससे ये रिलीज होते हैं। और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सोमैटिक नर्व्स, डिस्टल इलियम और कोलोन जो है उससे उसके भी उस ये सोर्सेज है सिक्रीशन के, ठीक है। अब सीसीके के फंक्शंस क्या होते हैं?
कंट्रैक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर इंक्रीज बाइल रिलीज, गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन करके उसकी बाइल की रिलीज को इंक्रीज करना। स्टिमुलेट पेनक्रियास सेक्रीशन रिच इन एंजाइम्स, पेनक्रियास की सेक्रीशन जो कि एंजाइम्स में रिच होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी सेक्रीशन चाहिए होती है, उसको स्टिमुलेट करना। ऑगमेंट्स एक्शन ऑफ सेक्रीटिन, ठीक है, सेक्रीटिन के एक्शन को करना। और इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रीशन जो है उसको इनहिबिट करना, कम करना। इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है उसको भी कम करना, ठीक है। डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करना, ठीक है। अब ये आपने सारे पढ़ लिए, इसमें यानी कि उसके फंक्शंस आपसे पहले आपको गैस्ट्रिन के समझाएं, अब आपको कोलिसिस्टोकिन के समझा रही हूँ। ये कंट्रैक्शन होता है, स्टिमुलेशन होता है, आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स होते हैं कि किसी चीज में ऐड करना या उसको इंक्रीज कर देना, ज्यादा कर देना। इनहिबिट कम करना, फिर इनहिबिट और फिर डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग, गैस्ट्रिक के जो एम्पटी होते हैं उसको डिले करना, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ सेक्रीशन, अब ये इसकी सेक्रीशन इंक्रीज होती है अगर हम ड्यूडेनम में एसिड ज्यादा हो, या प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन डाइजेशन ज्यादा हो, पेप्टाइड और अमीनो एसिड ज्यादा हो, पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा हो, तो ये इसकी सीसीके की इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्शन। सेक्रेटिन, सेक्रेटिन जो है ये सबसे पहले उन्होंने एक साइंटिस्ट का नाम बताया है, बेलिस एंड स्टार्लिंग, 1902 में इसने सेक्रेटिन इंटेस्टाइनल हार्मोन डिस्कवर किया था। इसका सोर्स एस सेल्स हैं जो कि अपर एस आई आर्जिनटेफिन सेल्स जो हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर 27 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। स्टिमुला है इनका एसिड इन ड्यूटेनम, अगर ड्यूटेनम में एसिड हो तो ये इसको स्टिमुलस प्रोवाइड करता है एसिड, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेक्रेटिन, सेक्रेटिन के फंक्शन क्या है? सबसे पहले स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस रिच इन HCO3, ये पैनक्रियाटिक जूस की स्टिमुलेशन को इंक्रीज करता है, सेक्रीशन को इंक्रीज करता है, जो कि HCO3 कार्बोनेट आयन में बहुत ज्यादा होती है। स्टिमुलेट बाइल सेक्रीशन, जो बाइल की सेक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। ऑगमेंट एक्शन ऑफ CCK टू प्रोड्यूस पेनक्रियास सेक्रीशन रिच इन एंजाइम्स, इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है एक्शन ऑफ कोलिसिस्टोकिन के पेनक्रियाटिक सेक्रीशन को, जो कि एंजाइम्स में रिच है, उसको प्रोड्यूस किया जाए। रिड्यूसेस द गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन एंड मोटिलिटी, गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रीशन को कम करता है और उसकी मोटिलिटी को कम करता है। कंट्रैक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर, आपको पता है हमारे जो स्टमक है उसके एक एंटीरियर पोस्टीरियर स्फिंक्टर होते हैं, एक एसोफेगस से स्टमक के दरमियान स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, जिसको हम गार्ड्स भी कह सकते हैं, हमारे स्टमक के गार्ड्स जो होते हैं। और इसी तरह एक स्टमक के पोस्टीरियर स्फिंक्टर होता है जो कि इंटेस्टाइन और स्टमक से जब इंटेस्टाइन में फूड जाता है तो वहां पे लगे होते हैं, ठीक है। उनकी कंट्रैक्शन, उनकी रिलैक्सेशन करते हैं। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP, इसका सोर्स है के सेल जो कि ज्यूजिनम और डेड्यूनम में पड़े होते हैं। इसको सबसे पहले एंटेरोगेस्ट्रोन कहते थे। ये फैक्टर एज अ फैक्टर डिस्कवर हुआ था इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी और सेक्रीशन ऑफ एसिड को, ठीक है। सेक्रीशन ऑफ एसिड और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को जो इनहिबिट करते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट्स में ये डिस्कवर हुआ था एज अ फैक्टर। Gastric inhibitory peptide. Another activity of gastric inhibitory peptide is ability to enhance the release of insulin in response to infusions of glucose. ग्लूकोज के इन्फ्यूजन में ये इंसुलिन की रिलीज को इनहेंस करता है, जिसको हम ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड भी कहते हैं। रेगुलेशन इसकी होती है ड्यूडेनम में फैट की वजह से इंक्रीज होती है। वैसे एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड VIP, ठीक है, ये सोर्स होते हैं इसके म्यूकोजल सेल जो कि ड्यूडेनम में प्रेजेंट होते हैं। ये फैटी मील हो तो फिर ये स्टिमुलस चाहता है कि आप एक्टिव हो जाएं। स्ट्रक्चर इसका पॉलीपेप्टाइड है, 28 अमीनो एसिड्स हैं।
और दूसरी साइड चेन जिससे नर्व्स हैं, जीआईटी में ब्लड है, ब्रेन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं, वहां पे भी ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक्शंस इसके क्या है, स्टिमुलेट करता है इंटरनल सेक्रीशन को, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को बैलेंस को मेंटेन करता है, वेजोडाइलेशन करता है यानी कि डिक्रीजेस करता है बीपी को, इंड्यूस स्मूथ मसल रिलैक्सेशन यानी कि हमारे स्मूथ मसल की जो है उसके उसकी रिलैक्सेशन करता है, एसोफेगल स्फिंक्टर को कम करता है, स्टमक गॉल ब्लैडर को मेंटेन करता है, स्टिमुलेट सेक्रीशन ऑफ वाटर इनटू पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल, वाटर की सेक्रीशन को स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक जूसेस में और बाइल में, इनहिबिशन of gastric acid secretion and absorption from the intestinal lumen. गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन और उसी की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइनल ल्यूमन में ना हो उसकी इनहिबिशन करते हैं, क्योंकि वो तो पड़े होते हैं, उनका तो काम होता है कि जो खाना आ रहा है उसको उसको हम गैस्ट्रिक एसिड जो है उसके अंदर मिक्सअप हो, और ये कहीं इंटेस्टाइनल ल्यूमन में नहीं या हमारे एसिड गैस्ट्रिक में म्यूकोजा में ये एब्जॉर्ब ना हो, डिक्रीजेस जीआई मोटेलिटी। ये भी जो है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है जीआई ट्रैक जिसको हम कहेंगे, लेकिन ये ट्रैक नहीं, सिर्फ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, हमारा पेट और हमारा जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन जो है जिससे हमारे पूरा एब्जॉर्प्शन और हमारी ब्रेक डाउन है, ये उसकी मोटेलिटी को कम करते हैं। ठीक है, ये अब आपका आप लोगों का ये चैप्टर जो है ये खत्म हो चुका है। ठीक है, ये अब हार्मोन्स जो ये आपके लास्ट चैप्टर था बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, किसी चीज की समझ ना आई हो वो आप याद रखिएगा, सिरकाडियन का याद रखिएगा, ये और सिरकाडियन जो है ये वो वाले मूवमेंट्स नहीं है हमारी हार्ट की जो होती हैं। ठीक है, ये वो वाली मूवमेंट है जो कि हमारा डे एंड नाइट के सर्कल का होता है। ठीक है, वहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा, और फर्दर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट आपकी जूम क्लास अरेंज करेंगे, जिसको प्रॉब्लम हुआ तो वो मुझसे डिस्कस करनी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चे।